एग्रीमेंट यानी कि सिंटैक्स चैप्टर पर हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने कुछ थ्योरी बताया था और उसके रिगार्डिंग कुछ होमवर्क सेट किया था। तो आगे बढ़ेंगे, न्यू थ्योरीज पर वर्क करेंगे, फिर आज होमवर्क सेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक्सरसाइज नंबर 91 है। इसमें क्वेश्चन 1 to 9 मैंने सेट किया था। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, यू एंड आई डैश गुड फ्रेंड्स। ओके, और इसके ऑप्शन की जब बात करेंगे तो इसका ऑप्शन है एम और आर। अब सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि यहाँ पर एम का यूज करें कि आर का यूज करें। देखिए, चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के एग्रीमेंट को डील करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि दो फंडामेंटल रूल्स होते हैं। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तत्कालीन सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यू एंड आई, यू तथा आई मिलकर के कैसे सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्लूरल सब्जेक्ट का। चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल, इसलिए आपको आर के साथ जाना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेचर ऑफ these boys dash good। और बात यहां पर ऑप्शन की करते हैं तो आपके सामने एक बार फिर ऑप्शन इज और आर है। अब सवाल उठेगा कि वर्ब कौन सा यहां पर सेट होगा, इज या आर। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये द नेचर ऑफ दिस बॉयज है। ये जो नेचर है जो नाउन है, ऑफ जो है सो प्रीपोजिशन है, और ये दिस बॉयज जो है सो फिर एक बार आपके सामने नाउन के रूप में प्रेजेंट है। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक थ्योरी डील किया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन आ जाए, फिर प्रीपोजिशन आ जाए और फिर नाउन आ जाए, तो सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है, इफ द फर्स्ट नाउन इज सिंगुलर, द नाउन इज सिंगुलर, सॉरी द वर्ब इज सिंगुलर, एंड इफ द फर्स्ट नाउन इज प्लूरल, द वर्ब इज प्लूरल। तो जब एनपीएन के रूल को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट नाउन क्या है, नेचर है। ये कैसा नाउन है, तो इट्स अ सिंगुलर नाउन। चूंकि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नाउन है, यानी सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तो इज और आर में से वर्ब कौन सा सिंगुलर होता है, इज। तो आपको इज के साथ जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, the sons of Lata dash very intelligent। ऑप्शन में इज और आर। अब ध्यान से देखिए एक बार फिर, सेम थ्योरी रिपीट हो रहा है। ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन, और ये क्या है, नाउन है। तो जब भी किसी सेंटेंस में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस आ जाता है तो सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करता है। तो एज फार एज द फर्स्ट नाउन इज कंसर्न, जब पहले नाउन की बात आती है तो यहाँ पर सन्स है। सन्स इट्स अ प्लूरल नाउन, तो ये प्लूरल है, तो सेंटेंस का वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल, इसलिए आपको आर का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा द सन्स ऑफ लता आर वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। द गोल्ड इन द बॉक्सेज डैश नॉट प्योर। ऑप्शन में इज और आर। तो ध्यान से देखिए, यहां पर फिर नाउन है, ये प्रीपोजिशन में फिर नाउन है। जैसा कि आपको पता है कि एनपीएन का केस अगर आ जाए, एनपीएन बोलने का मतलब कि सेंटेंस में नाउन आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए और फिर नाउन आ जाए, तो सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करता है। फर्स्ट नाउन यहाँ पर क्या है, गोल्ड। जैसा कि आपको पता है कि मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, इसलिए आपको इज के सहारे जाना पड़ेगा। ये थ्योरी हमने पिछले क्लास में डील किया था। पहले होमवर्क चेक कर रहे हैं, फिर आगे की थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, और फिर आज भी आपको कुछ क्वेश्चंस में सेट करूंगा जो कि आप बनाएंगे, फिर अगले क्लास में मैं उसको चेक करूंगा। आप अपने आंसर्स को मैच कराइए तथा समझिए कि किस आधार पर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, और क्वेश्चन इस प्रकार है, द क्वालिटी ऑफ these mangoes dash not good। ऑप्शन है इज और आर। तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जब भी वर्ब का यूज करेंगे तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए सबसे पहले आ जाइए, ये व्हाट इज दिस, इट्स नाउन, ये प्रीपोजिशन ऑफ है और फिर ये नाउन है। मतलब ये सेंटेंस एनपीएन के थ्योरी को फॉलो करता है।
सेंटेंस में नाउन आ रहा है, फिर प्रीपोजिशन आ रहा है, फिर नाउन आ रहा है, तो सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, इसलिए किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ these socks dash blue। ओके, ऑप्शन में इज और आर है। आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग अभी डील कर रहे हैं सभी क्वेश्चन सेम पैटर्न पर सेट है। सेम पैटर्न का आने का मतलब कि सबसे पहले आपको यहाँ पर नाउन मिल रहा है, फिर प्रीपोजिशन आ रहा है, फिर नाउन आ रहा है। हमने पिछले क्लास में डील किया था कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के केस में सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नाउन क्या है? कलर। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि कलर एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। अतः आपको इज के सहारे जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल डैश वेरी डिसिप्लिन्ड। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल डैश वेरी डिसिप्लिन्ड, ऑप्शन में है इज और आर। फिर देखते हैं, नाउन है, ये प्रीपोजिशन और फिर ये नाउन है, यानी एनपीएन का केस है। एनपीएन बोलने का मतलब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। सेंटेंस का वर्ब किस पर डिपेंड करता है? तो फर्स्ट नाउन पे। फर्स्ट नाउन यहाँ पर बॉयज है, बॉयज एक प्लूरल शब्द है, अतः इसके साथ जो वर्ब होगा वो प्लूरल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ boys dash increasing every day। ऑप्शन में इज और आर। सेंटेंस क्या है? द नंबर ऑफ बॉयज से स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने रूल देखा था, द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का मतलब भी बहुत होता है और ए नंबर ऑफ का मतलब भी बहुत होता है, लेकिन अंतर है दोनों में। ये जो द नंबर ऑफ है ये सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है और ए नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम लोगों ने देखा था कि द नंबर ऑफ के केस में जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है और ए नंबर ऑफ के केस में वर्ब प्लूरल होता है। तो काली मामला जो है मैटर है द नंबर ऑफ का, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए नंबर ऑफ बॉयज डैश गोइंग टुडे। ऑप्शन में इज और आर। जरा सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहां पर ए नंबर ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि ए नंबर ऑफ जो है वो अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ए नंबर ऑफ रिप्रेजेंट्स अनसर्टेनिटी and so it takes plural verb। ये plural verb का यूज लेता है। so as far as the plural verb is concerned, you should know, आपको जानना चाहिए कि between is and R is the representative of plural verb। R जो plural verb का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर आपको R के साथ जाना पड़ेगा। 9 क्वेश्चंस मैंने पिछले क्लास में सेट किया था और मैंने बोला था कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, आप अपने आंसर्स को मैच कराइए। आपका आंसर सही है तो ठीक है, नहीं अगर आपका आंसर गलत है तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कहां पर आपसे गलती हुई है। तत्काल ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए। अब मैं आगे की थ्योरी की तरफ आपको ले चलूंगा, कुछ थ्योरीज बताऊंगा और फिर इस थ्योरीज के आधार पर कुछ फिर मैं क्वेश्चन सेट करने वाला हूं। ध्यान से देखना है, समझने की कोशिश करना है। बड़ा सिंपल चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेक्स्ट, सॉरी सिंटेक्स, यानी कि आप इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए कुछ मैं वर्ड लिख रहा हूं, देखिएगा। ये ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, हाफ ऑफ, HELF और OF ऑफ। हाफ ऑफ का मतलब क्या होता है? आधा, आपको पता है। एक शब्द होता है 1/3 ऑफ। 1/3 ऑफ का मतलब 1/3। 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ का मतलब होता है 2/3। 1/4 ऑफ, 1/4। इसी प्रकार कोई भी टर्म आ जाए, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 3/4 ऑफ, ऐसा कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना रहेगा, ध्यान में, इनका मतलब भी आप समझ रहे हैं। अच्छा, उसी प्रकार एक शब्द होता है ए लॉट ऑफ, इसका मतलब होता है बहुत। लॉट्स ऑफ का मतलब भी होता है बहुत। प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ का मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत। मेजोरिटी ऑफ,
अधिकतर, मास ऑफ ज्यादातर, मोस्ट ऑफ का मतलब ये होता है ज्यादातर, सम ऑफ कुछ, टोटल ऑफ का मतलब क्या होता है पूर्ण, अ हैंडफुल ऑफ इसका मतलब होता है एक मुट्ठी, ठीक है। पार्ट ऑफ मतलब भाग, किसी भी चीज का हिस्सा, पार्ट ऑफ करके आप यूज कर सकते हैं, पार्ट ऑफ। रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है बचा हुआ, परसेंट ऑफ का मतलब क्या होता है प्रतिशत। जरा इन शब्दों को ध्यान से देखिए, जो शब्द मैंने अभी लिखे हैं। हिप्स ऑफ, हिप्स का मतलब होता है ढेर, बालू का ढेर, मिट्टी का ढेर, ऐसा किसी भी प्रकार के ढेर की हम बात करते थे। इन शब्दों को जरा ध्यान से देखिए, मैंने जिन शब्दों को लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पर हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 3/4 ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, मास ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, टोटल ऑफ, हैंडफुल ऑफ, पार्ट ऑफ, रेस्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, हिप्स ऑफ। इन शब्दों को ध्यान से देखिए, इन शब्दों की अपनी क्वालिटी होती है। ये शब्द आएंगे अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो इनके बाद नाउन आते हैं। मतलब ये शब्द किनको मॉडिफाई करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। दीज वर्ड्स, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, दीज वर्ड्स मॉडिफाई नाउन्स। इन शब्दों के बाद क्या आते हैं, नाउन आते हैं। ये शब्द जो है नाउन को मॉडिफाई करते हैं। अगर इनका यूज मतलब दीज वर्ड्स प्लस नाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। इफ क्या लिखा है मैंने, दी एनी ऑफ दीज वर्ड्स, इसमें से कोई भी शब्द आ जाए, एनी ऑफ दीज वर्ड्स प्लस नाउन, कोई नाउन आ जाए, समझ रहे ना, इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। अगर इनमें से कोई भी शब्द, कोई भी टर्म आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, और इनका प्रयोग कहां पर होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या करेंगे। सो देखिए, इनमें से कोई शब्द आ जाए, इसके बाद अगर नाउन आ जाए, तो सेंटेंस का वर्ब जो होता है उस नाउन पर डिपेंड करता है। मतलब इनके बाद जो नाउन आएगा, सेंटेंस का वर्ब उसी के अकॉर्डिंग होगा। एग्जांपल से हम इस बात को समझेंगे। इस बात को हम लिख देते हैं, इन दिस केस, ऐसी स्थिति में, द वर्ब ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन द नाउन। ऐसी स्थिति में सेंटेंस का वर्ब किस पे डिपेंड करता है, नाउन पे डिपेंड करता है। नाउन को देखना पड़ेगा। ये शब्द आ जाए, मतलब इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, वर्ड आ जाए, इनमें से कहने का मतलब हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 3/4 ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, मास ऑफ, जो भी शब्द आप देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, इनके बाद नाउन आएगा, और ये टर्म अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में मॉडिफाई करता है और आपको वर्ब लगाना पड़े, वर्ब सेट करना पड़े, तो इन शब्दों के बाद आने वाले नाउन को देखना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इन शब्दों के बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और इन शब्दों के बाद आने वाले नाउन अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। एग्जांपल से समझिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। एग्जांपल के माध्यम से इस थ्योरी को आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस है, ए लॉट ऑफ मिल्क डैश बीन बॉट। ओके, ऑप्शन में आपके पास हैज और हैव है, ठीक है। चलिए दूसरा सेंटेंस आप देखने की कोशिश कीजिए, ए लॉट ऑफ बुक्स डैश बीन बॉट, और फिर ऑप्शन में हैज और हैव है। अब सवाल उठेगा कि कहां पर किस वर्ब का यूज किया जाए। सिंपल है, मैंने क्या बोला, अभी जितने भी मैंने डाटा लिखे हैं, जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, उन शब्दों के बाद नाउन आते हैं और सेंटेंस का वर्ब उसी नाउन पर डिपेंड करता है। ऐसा तो थ्योरी है। तो सबसे पहले देखिए, ए लॉट ऑफ आया, ए लॉट ऑफ की बात क्या है, मिल्क आया, फिर आया ए लॉट ऑफ की बात क्या है, बुक्स आया। तो वर्ब जो होगा इसी मिल्क और बुक्स के आधार पे होगा। मतलब इस वर्ब के लिए ए लॉट ऑफ का कोई रोल नहीं होता, वर्ब इसी नाउन पे डिपेंड करता है। तो चलिए फर्स्ट केस में देखिए, ए लॉट ऑफ मिल्क, तो ए लॉट ऑफ के बाद क्या आया, मिल्क आया। मिल्क कैसा टर्म होता है, तो इट्स सिंगुलर टर्म, तो नेचुरली वर्ब की जब बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ब क्या लगेगा, हैज, और ए लॉट ऑफ बुक्स आ गया तो वर्ब क्या लगेगा, हैव लग जाएगा, क्योंकि बुक्स प्लूरल है। जैसे दूसरा कोई सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखिए, 1/3 ऑफ द मैंगो डैश रॉटन, इट्स ओके। ऑप्शन में इज और आर। अब सवाल उठता है कि इज का प्रयोग करें कि आर का प्रयोग करें। तो देख लेते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं 1/3 ऑफ आ गया, 1/3 ऑफ के बाद क्या है, नाउन आ गया। इस नाउन को देखना है, यू हैव टू सी दिस नाउन। तो मैंगो के बारे में बताइए, मैंगो कैसा नाउन है, तो मैंगो इज अ सिंगुलर नाउन। तो चूंकि मैंगो सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, इसलिए इसका यूज करेंगे। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/3 ऑफ द
मैंगोज डैश रॉटन। और फिर आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपके सामने आया ईज और आर। सवाल उठता है कि ईज का प्रयोग करें कि आर का प्रयोग करें। तो देख सकते हैं 1/3 ऑफ है, 1/3 ऑफ के बाद क्या आ गया मैंगोज। मैंगोज एक प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा प्लूरल, इसलिए आप यहाँ पर किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जितने भी शब्द हमने अभी दिखाए हैं आपको, मतलब मैंने लिखा, उन शब्दों की क्वालिटी है कि इन शब्दों के बाद नाउन्स आते हैं, लेकिन जब बात वर्ब की आती है तो वर्ब डिपेंड करता है उसी नाउन पर। इन शब्दों का कोई रोल नहीं होता है, ये सब नाउन को जरूर मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ए लॉट ऑफ के बाद मिल्क आया तो वर्ब मिल्क के अकॉर्डिंग हो गया। ए लॉट ऑफ के बाद बुक्स आया तो वर्ब बुक्स के अकॉर्डिंग हो गया। 1/3 ऑफ के बाद अगर मैंगो आया तो वर्ब मैंगो के अकॉर्डिंग हुआ। 1/3 ऑफ के बाद मैंगोज आया तो वर्ब मैंगोज के अकॉर्डिंग होगा। तो ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा देर पहले जो मैंने लिखे थे, इन शब्दों को आपको याद करना है, क्योंकि इन शब्दों की अपनी क्वालिटी होती है। क्वालिटी क्या होती है कि ये शब्द अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो इनके बाद एक नाउन आता है, मतलब ये सब नाउन को मॉडिफाई करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के आधार पर। अब सवाल उठेगा कि अगर ये पैटर्न किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो फिर वर्ब का क्या होगा। क्योंकि जब बात सिंटेक्स चैप्टर की आएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर की आएगी, तो सही सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसके साथ हमको सही वर्ब यूज करना होता है। तो एज फार एज द राइट एंड द करेक्ट वर्ब इज कंसर्न, यू हैव टू गो थ्रू नाउन। अब नाउन के साथ जाना पड़ेगा। इफ द नाउन इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर, इफ द नाउन इज प्लूरल द वर्ब इज प्लूरल। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, शब्दों के एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन को भी देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो एक्सेप्शन के रूप में आता है, मैं दिखाता हूं। लेकिन तत्काल एक शब्द देखिए, एक शब्द है, क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है 10% ऑफ द मैंगो डैश रॉटन, और आपके सामने वर्ब के रूप में इज और आर आता है। अब सवाल आपके सामने आएगा कि यहाँ पर इज का यूज करें कि आर का यूज करें। अभी मैंने बताया था कि परसेंट ऑफ के बाद नाउन आएगा, सेंटेंस का वर्ब इस नाउन पर डिपेंड करेगा। ये नाउन क्या है, मैंगो, जो कि सिंगुलर, इसलिए वर्ब होगा सिंगुलर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 10% ऑफ द मैंगोज डैश रॉटन। ऑप्शन में यहाँ पर एक बार फिर से आपके सामने इज और आर आया है, तो आपको आर के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंगोज क्या है, इट्स अ प्लूरल टर्म। तो प्लूरल टर्म हमेशा वर्ब प्लूरल लेगा, इसलिए आपको आर के साथ जाना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन तत्काल हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक्सेप्शन टू दिस रूल, इस नियम के अपवाद। एक्चुअली इस नियम के अपवाद क्या है, सो देखिए, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर करना है। ये जो है सो परसेंट ऑफ है, और एक शब्द देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं परसेंटेज ऑफ, ठीक है। दोनों में अंतर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये परसेंट ऑफ है, यहाँ पर क्या है, परसेंटेज ऑफ है। अब होता है क्या है, देखिए परसेंट ऑफ के मामले में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ परसेंट ऑफ, we have to depend upon the noun. If the noun is singular, the verb is singular, and if the noun is plural, the verb is plural. But now we are going to talk about percentage of, and I would like to inform you that in the case of percentage of, the matter is different. Percentage of के केस में मामला कुछ अलग है। एक्चुअली होता है क्या है कि परसेंटेज ऑफ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। हम इस बात को लिखते भी हैं, द नाउन दैट कम्स आफ्टर percentage of may be singular or plural, but the verb is always singular। मतलब परसेंटेज ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन बात जब वर्ब की आएगी तो वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। प्लूरल वर्ब के साथ नहीं जा सकते। लेकिन परसेंट ऑफ में कंडीशन पे डिपेंड करता था। इन द केस ऑफ परसेंट ऑफ वी हैव टू डिपेंड अपॉन द नाउन दैट कम्स आफ्टर परसेंट ऑफ। हियर यू कैन सी मैंगो, इट्स अ सिंगुलर नाउन, दैट्स व्हाई वी हैव टू गो थ्रू सिंगुलर वर्ब इज। व्हेन यू कम टू दिस केस, I'd like to inform you that here you have to go through are, it's a plural verb because we have mangoes here. But the same thing is not applied in the case of परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज ऑफ के केस में सेम चीज अप्लाई नहीं होता है। परसेंटेज ऑफ केस में वर्ब को हमेशा सिंगुलर होना है। जैसे देखिए ना क्या मैं लिख रहा हूं, द परसेंटेज ऑफ द मैंगो डैश रॉटन, और ऑप्शन में यहां पर आ गया इज और आर, इट्स ओके। और एक कंडीशन है द परसेंटेज ऑफ द मैंगोज डैश रॉटन, और फिर आपके पास ऑप्शन में आ गया इज और आर। मैं आपको बता दूं कि यहां पर दोनों केस में आपको इज के साथ जाना पड़ेगा।
अब आपको इस मैंगो और मैंगो से कुछ लेना देना नहीं है. As you know, the mango is singular here and the mangoes is plural here, but you do not have to go through the mango and the mangoes because the percentage of always takes singular verb. ये हमेशा singular verb का प्रयोग लेता है, so you have to go through singular verb. But in the case of percent of the matter is different. परसेंट ऑफ के केस में मामला अलग होता है. परसेंट ऑफ के केस में सेंटेंस का वर्ब जो है वो परसेंट ऑफ के बाद आने वाले नाउन पे डिपेंड करता है. द नाउन इज सिंगुलर, द वर्ब इज सिंगुलर, द नाउन इज प्लूरल, द वर्ब इज प्लूरल. बट एज फार एज द वर्ड परसेंटेज ऑफ इज कंसर्न, इन द केस ऑफ परसेंटेज ऑफ वी हैव ऑलवेज टू गो थ्रू singular verb. Means we have to use singular verb. The percentage of the mango is, the percentage of the mangoes is कहाँ यूज करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा. ये आपके सामने एक्सेप्शन के रूप में आएंगे तो आप इसको डील करेंगे. ठीक है, चलिए थ्योरी को आगे प्रोसीड करते हैं. कई चीजों पर काम करने वाले हैं, होमवर्क भी सेट करेंगे. बस ध्यान से देखते रहिएगा. ध्यान से देखिएगा तो आने वाला क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा और आसानी से बना लेंगे. पिछले क्लास में, इन द लास्ट क्लास, मैंने डील किया था कि ए नंबर ऑफ के बारे में मैंने बताया था. मैंने क्या बताया था कि ए नंबर ऑफ है, इसके बाद नाउन आता है, कोई मैटर नहीं, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आता है ये हमेशा प्लूरल होता है. क्या होता है? We discussed in the last class that in the case of a number of we have to go through plural verb. There was another case and the case was the case of the number of. In the case of the number of we have to go through singular verb. ऐसा हमने देखा था. कभी कभी आपको थोड़ा सा चेंज यहाँ पर मिलेगा. You may get some changes here. Changes ऐसा हो सकता है, a number of के बजाय आपको मिल सकता है a small number of. You have to be ready for it. Sometimes you may get a large number of. You have to be ready for all these things. आपको इन सब चीजों के लिए रेडी होना होता है. इसके बाद नाउन आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाद जब वर्ब की आएगी, वर्ब हमेशा इसके साथ क्या होगा? प्लूरल होगा. ये ध्यान में रखना पड़ेगा. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. अ नंबर ऑफ students that's come and we have option has and have. हमारे पास ऑप्शन के रूप में has और have है. The question arises, what would be the suitable answer? क्या होगा यहाँ पर suitable answer? तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ के केस में we have to go through plural verb, so we have to use have here. या फिर आपका स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है, a small number of students that's come. Once again you have has and have, then you must know that you have to go through have. Another question, a large number of students that's come, you have has or have. For your kind information I would like to tell you that you have to go through have. आपको have के सहारे जाना पड़ेगा. लेकिन जब बात आती है the number of students that's come and you have has and have, you have to go through has. So आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ए नंबर ऑफ है, ए नंबर ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ में कन्वर्ट हो जाए या फिर ए लार्ज नंबर ऑफ में कन्वर्ट हो जाए. इट्स नॉट अ मैटर, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल. बट एज फार एज द नंबर ऑफ इज कंसर्न, you have to remember that in the case of the number of you have to go through singular verb. As we know that a number of always represents uncertainty, but as far as the number of is concerned, it always represents certainty. So in the case of certainty you have to go through singular verb. As far as the matter of uncertainty is concerned, you have to go through plural verb. इस बात को ध्यान में रखेंगे. खास करके क्वेश्चन बनाने के समय इन चीजों का ध्यान में रखेंगे, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. फिर वो आगे प्रोसीड करते हैं. जैसा कि आपको पता है कि नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज लेता है, द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज लेता है. इस बात को आप फॉलो करेंगे. एक न्यू चीज को देखिए, ये क्या लिखा मैंने, व्हाट इज दिस? ये कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा. संज्ञा जो समूह का बोध कराता है. इस बात को मैं लिख भी देता हूं. द नाउन विच या दैट कुछ भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट्स a group is called collective noun. संज्ञा जो समूह का बोध करा देता है उसको कलेक्टिव नाउन के रूप में जानते हैं. यू नो वेल, आप अच्छे से इस बात को जानते हैं. एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, टीम ले लीजिए, बंच ले लीजिए, ग्रुप ले लीजिए, सेट ले लीजिए, बैंड ले लीजिए. ये सब जो है सो कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. इन शब्दों से आप हमेशा ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए होता क्या है कलेक्टिव नाउन के केस में. कलेक्टिव नाउन के केस में क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन आपको दो फॉर्म में मिल सकते हैं. कलेक्टिव नाउन कैन बी रिप्रेजेंट इन टू फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म. जैसे एग्जांपल के रूप में समझिए, जैसे एक सेंटेंस है, ए टीम ऑफ गुड प्लेयर्स डैश कम
ओके, ऑप्शन में यहां पर हैज और हैव है, इट्स ओके। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, टू टीम्स ऑफ गुड प्लेयर्स डैश कम, ऑप्शन में यहां पर हैज और हैव है आपके सामने। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहां पर किस वर्ब का यूज करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, देखिए अब ऐसे केसेस में आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जब टू आइडेंटिफाई द नाउन, हमने थ्योरी बताया था आपको, उस थ्योरी को ध्यान से देखिए। मैंने थ्योरी बताया था इन द लास्ट क्लास कि नाउन आ जाए, फिर प्रीपोजिशन आ जाए, फिर नाउन आ जाए, नाउन आ जाए, फिर प्रीपोजिशन आ जाए, फिर क्या आ जाए, नाउन आ जाए। तो सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट नाउन पर डिपेंड करता है, ऐसा तो क्लियर है। तो जब हम इंडियन रूल को देखेंगे तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन में यहाँ पर ए टीम आया जो कि सिंगुलर है, इसलिए हैज के सहारे जाना पड़ेगा। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन में यहाँ पर टू टीम्स है, प्लूरल है, इसलिए आपको प्लूरल के सहारे जाना पड़ेगा। कंफ्यूजन कहां पर होता है तो समझिए। थोड़ा देर पहले मैंने आपको दिखाया था जैसे ए लॉट ऑफ प्लेयर्स डैश कम और ऑप्शन में हैज और हैव है, तो हमने बोला था आपको कि आपको याद रखना है लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, मास ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, ये जो शब्द होते हैं इनके बाद जो नाउन आता है सेंटेंस का वर्ब उसी नाउन पर डिपेंड करता है। एक्चुअली लॉट ऑफ के बाद नाउन है, प्लेयर्स है, ये काउंटेबल वर्ड है, ये प्लूरल ही रहेगा हमेशा, इसलिए आपको हैव के सहारे जाना पड़ता है। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता है अ टीम ऑफ प्लेयर्स या डॉक्टर्स, कुछ भी है यहाँ पर, डैश कम और आपके सामने हैज और हैव आता है, तो यहाँ पर आपको हैज के सहारे जाना पड़ता है। दोनों सेंटेंस में अंतर समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन these two sentences. It's different case, it's different case. A lot of players, इस केस में हमको हैव के सहारे जाना पड़ता है, टीम ऑफ प्लेयर्स इस केस में हमको हैज के सहारे जाना पड़ता है। मतलब साफ है कि आपको याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के केस में सेंटेंस का वर्ब कलेक्टिव नाउन पर डिपेंड करता है। कलेक्टिव नाउन अगर आ जाए तो ये कलेक्टिव नाउन तो है नहीं, ये तो नाउन है नहीं, कलेक्टिव नाउन के रूप में आ नहीं रहा है, तो फिर उसका मैटर अलग है। हमने शब्द लिखवाए आपको थोड़ा देर पहले, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, मास ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, उसका केस अलग होता है। तो क्या मैं आपको लिखा देता हूं, इन द केस ऑफ कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, द वर्ब ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन कलेक्टिव नाउन। किस पे डिपेंड करता है, कलेक्टिव नाउन। कहने का मतलब अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, और कलेक्टिव नाउन प्लूरल तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। यानी कि थोड़ा देर पहले जिन शब्दों पे मैं चर्चा कर रहा था, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, मास ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, जो भी शब्द थे उन शब्दों की अपनी क्वालिटी है। उन शब्दों के बाद नाउन आता है, सेंटेंस का वर्ब उन्हीं नाउन पे डिपेंड करता है। नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। लेकिन जब बात कलेक्टिव नाउन की आती है, कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ आएगा, ऑफ आकर के नाउन आएगा, तो यहाँ पर वर्ब हमेशा कलेक्टिव नाउन के आधार पर होगा। मतलब इसको इस नाउन से कोई लेना देना नहीं है। ये अंतर आपको हमेशा के लिए समझ के रखना पड़ेगा। आप इस चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस में बना के दिखलाता हूं ताकि मैं आपको जो होमवर्क सेट करने वाला हूं उस होमवर्क को आप आसानी से सॉल्व कर सके। बड़ा इजी चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अंग्रेजी सीखने के लिए इस चैप्टर के सारे आपको जाना पड़ता है। तो चलिए दिखाता हूं एक दो क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपके सामने है, ए नंबर ऑफ बुक्स डैश बीन बॉट, और ऑप्शन है हैज और हैव। आप यहां पर हैव के साथ जाएंगे। सवाल उठेगा व्हाई। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ा है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। अच्छा, हमने क्या देखा कि ए नंबर ऑफ के केस में हमेशा वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। क्योंकि ए नंबर ऑफ हमेशा अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमको प्लूरल वर्ब के सहारे जाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस है अ सेट ऑफ बुक्स डैश बिन बॉट। यहां जो है थ्योरी आपके पास फिर ऑप्शन में हैज और हैव है। अब सवाल उठेगा कि आपको हैज के सहारे जाना है कि हैव के सहारे, तो आपको हैज को लेना पड़ेगा। सवाल उठेगा क्यों? एक्चुअली ये आप देखिए यहां पर ये जो सेट है ये नाउन है। क्या है? और जानते इस नाउन की क्वालिटी क्या है, कैटेगरी क्या है? तो ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो ये यहाँ पर जो थ्योरी लगेगा वो कलेक्टिव नाउन वाला थ्योरी लगेगा। मतलब कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, तो सेंटेंस का वर्ब कलेक्टिव नाउन पर डिपेंड करेगा। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए तो कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक सेंटेंस है, ए लॉट ऑफ बुक्स डैश बीन बॉट। बाद जब ऑप्शन की आएगी तो ऑप्शन के रूप में आपके सामने हैज और हैव है। मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको हैव के सहारे जाना पड़ेगा।
there are 3 questions here. यहाँ पर 3 questions हैं, and for your kind information I want to tell you that these 3 questions have different theories. ये तीनों questions की थ्योरी अलग अलग है। क्या थ्योरी है? तो ए नंबर ऑफ के केस में वर्कुलर होता है, इसलिए हैव के सहारे जाना पड़ेगा। ए सेट ऑफ जो है वो कलेक्टिव नाउन का केस होता है, तो यहाँ पर चूंकि कलेक्टिव नाउन ये सेट है, ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर के सहारे जाना पड़ेगा। ए लॉट ऑफ की बात जब करते हैं तो ए लॉट ऑफ का अलग कंडीशन होता है, हमने देखा है ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, मास ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, जो भी था हिप्स ऑफ। ए लॉट ऑफ की बात जो नाउन आता है उस पर वर्ब डिपेंड करता है, तो यहाँ पर बुक्स के आधार पर हैव को यूज करना पड़ा, यहाँ पर सेट के आधार पर हैज को यूज करना पड़ा, और ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का अलग ही केस होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सिंटेक्स चैप्टर का है, जिसको कि हम लोग सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के रूप में जानते हैं। हमने पिछली क्लास में कुछ होमवर्क सेट किए थे, जिसको आज मैंने चेक किया। फिर से आज मैं आपके लिए होमवर्क सेट करने वाला हूं, तो आप फिर से आप चले जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 91 पर, और क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तो आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के और 30 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 to 30 सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने के बाद फिर आगे थ्योरी को प्रोसीड करके फिर आपके लिए होमवर्क सेट करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको बार बार देखिए, बार बार देख करके समझने की कोशिश कीजिए, और समझ करके इस क्वेश्चन को बना के रखिए। फिर मिलकर अगले क्लास में इन क्वेश्चन को चेक करने के बाद आगे फिर मैं होमवर्क सेट करूंगा। तब तक के लिए